चैप्टर करेंगे जीसी लियोंग का। तो गाइस, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछली पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे करंट अफेयर, जीसी लियोंग के चैप्टर सभी मौजूद हैं। आप सभी चैप्टर्स को जाके चेक करिए और क्वेश्चंस करिए। आज हम सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 10 में कोस्टल लैंडफॉर्म आने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कोस्टल वजह से कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। देखो, कोस्टल लैंडफॉर्म्स ना बेसिकली एक्शन ऑफ योर वेव्स, टाइड्स और करंट से बन के निकलते हैं। ठीक है, जैसे जो कोस्ट लाइन है, जब भी कोस्ट लाइन ना कांस्टेंट एक्शन में रहती है, वेव्स के, टाइड्स के, करंट्स के, तो इसमें एक साधारण सी बात है कि जहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक मूवमेंट सी होती रहेगी। देखो, करंट्स को ले लो, टाइड्स को ले लो, ये सारे के सारे पानी में कुछ ना कुछ मूवमेंट पैदा कर रहे हैं, चेंजेस पैदा कर रहे हैं, और ये डे टू डे दिखते भी हैं। अगर मान लो बहुत काम डे है, जिसमें हमें दिख रहा है कि विंड बहुत स्लाइट है, बहुत लिटिल वेव्स बहुत लिटिल डैमेज कर सकती हैं, या आप समझ लो इतना अभी ना, मतलब इतना ज़्यादा, इंस्टेड अगर है ना, समझ लो मे इंस्टेड हेल्प टू बिल्ड अप बीचेस वगैरह अगर कुछ बना दें या कुछ डिपॉजिट्स बना दें। तो कह रहे हैं कि एक समय ऐसा भी आता है जब ना देखने को मिलता है कि ना बहुत जो विंड्स है ना वो बड़ी स्लाइट हैं और बहुत लिटिल डैमेज कर सकती हैं शोर लाइंस पर, या बल्कि ये एक मदद ही कर रही हैं कि बीच बना देंगी या कहीं कहीं पे डिपॉजिट से कुछ फीचर्स क्रिएट कर देंगी। तो कह रहे हैं लेकिन जब स्टॉर्म्स आती हैं ना बड़ा बड़ा, जहाँ पे आपके वेव्स अपने ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड पर होती हैं, मतलब समझ लो कि अटलांटिक अगर वेव चल रही हैं तो अकॉर्डिंग उनका अगर एवरेज प्रेशर बहुत ज़्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर, तो वो कैसे चलेंगी। फिर ऐसे ही आपका ड्यूरिंग स्टॉर्म प्रेशर जो अगर 6000 से भी ज़्यादा का हो जाता है तो क्या होता है। तो कह रहा है जो ये मूवमेंट है ना ऐसी इंटेंसिटी की, इससे क्या होता है, विल वेयर डाउन नॉट ओनली एक क्लिफ को ही नहीं बल्कि तोड़ेंगी, ये सी वॉल और बिल्डिंग्स को भी तोड़ना शुरू करती हैं। कह रहा है ऐसी जो टाइड्स हैं, करंट्स हैं, जब भी वो शोर्स के कांटेक्ट में आएंगे ना तो वो बहुत डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं कोस्ट लाइन के आसपास की जगहों को। अब ना देखो, उसके बाद ना मसला ये भी है कि टाइड्स बेसिकली करती क्या हैं। देखो, टाइड्स, आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि जो टाइड्स हैं ना वो अल्टीमेटली आपकी मरीन इरोजन भी करती हैं। क्योंकि जो टाइड्स हैं, अगर आप टाइड्स को ध्यान से देखो तो बेसिकली टाइड्स क्या हैं, टाइड्स में बेसिकली इंक्रीमेंट है और डिक्रीज़ है सी लेवल का। समझते हो ना, टाइड्स का मतलब क्या, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना सी लेवल का, जो कि पीरियडिकली होता चला जाएगा। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस चीज़ को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करता रहता है ना। अब टाइड से क्या होता है, ये मरीन इरोजन करता रहता है, लाइन ऑफ इरोजन को बनाने लग जाता है। एक जोन है बेसिकली, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लो वाटर लेवल, हाई वाटर लेवल कॉरस्पॉन्ड करते रहते हैं। फिर यहीं पे ना करंट्स हैं। करंट्स बेसिकली ना जितने भी जो इरोडेड डेब्रिस होते हैं उनको मूव करा के, डिपॉजिट्स को बना के एक जगह सिल्ट, सैंड और ये सब अलॉन्ग द कोस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या ना, उसी को है ना यहाँ पर हम कहते हैं कि बेसिकली ये आपके करंट्स बन गए हैं। अब देखो, अगर आप ना करंट्स की डेफिनेशन देखते हो तो आपको पता चलेगा कि करंट्स बेसिकली होते क्या हैं। तो करंट्स आपके क्या होते हैं, करंट्स में ना बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स मिले हुए होते हैं। करंट में ना पानी में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही होती है, अगर आप करंट की बात करते हो तो। जैसे देखो, टाइड में पानी मूव अप एंड डाउन करता है ना, ऐसे ऐसे जाएगा ना, मूव, टाइड में मूव अप एंड डाउन करता है। करंट में बेसिकली ना आपका मोशन होता है ओशन के अंदर एक, उसको आप करंट बोलते हो। बात समझ रहे हो मेरी। तो ये एक बात है, जिससे कि ना करंट बेसिकली क्या करता है कि जितने भी मटेरियल इरोड हो गए हैं ओशन करंट में, या डिपॉजिट जो भी आ गए हैं, उनको ये मूव कराने की कोशिश करता है। ठीक है, वो उसी को हम करंट कहते हैं। तो आगे यहाँ पर ये कैसे कह रहा है, कह रहा है कि देखो क्या मैकेनिज़्म होता है, मरीन इरोजन कैसे क्रिएट होता है। कोई भी चीज़ देखो इरोड हो रही है तो यानी कि उसको बहुत पावरफुल एजेंट्स की ज़रूरत है। और जो वो पावरफुल एजेंट्स को अगर आप ध्यान से सोचते हो तो वो वेव्स हैं। अब इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, वाटर के सर्फेस के आसपास एक अंडुलेटिंग स्वेल्स हैं,
और यहाँ पर ये बहुत हाई जा रही हैं, बहुत तेज़ी से जा रही हैं। एक नॉर्मल वेव है, एक ओपन ओशन है जो 20 फीट हाई का होता है, 400 फीट एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का होता है। तो कह रहा है यहाँ पर अगर आप ना देखो, कह रहा है कि ये वेव्स का इतना प्रेशर होता है, नॉर्मल वेव्स का। फिर एक टाइम ऐसा आया कि स्टॉर्म्स इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, उसमें विंड की स्पीड एंड ड्यूरेशन बढ़ गई। तो देखो कह रहा है जो शेलो वाटर है, जो शोर्स के नज़दीक है, वहाँ पे ना इनकी विंड की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है, और वेव्स भी क्या होती हैं, वो कर्व कर जाती हैं अगेंस्ट द अलाइनमेंट ऑफ द कोस्ट। तो जो शेलो वाटर है वहाँ वेव्स की हाइट भी आपको कम दिखेगी, है ना, क्योंकि वो ब्रेक करती हुई जा रही हैं, तो ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं वहाँ पर। हर फॉर्मली जो पानी है होता आपके अगेंस्ट द लैंड जो जा भी रहा है रॉक डेब्रिस से होते हैं, उसको स्वैश बोल देते हैं। फिर जो पानी है वो आपका सक किया जाता है, बैक एंड रिट्रीव इससे बैक वॉश वाटर जिसको हम कहते हैं। तो कह रहा मेन मुद्दे पर आते हैं हम कि ऐसे कौन कौन से एजेंट हैं जिनकी वजह से ना इरोजन होता है और वो ना कोस्टल लैंडस्केप बनाता है। तो कह रहा सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कोरेशन। कोरेशन में क्या होता है कि जब वेव्स है ना वो आपकी आर्म करती हैं विद रॉक डेब्रिस, ठीक है, जितनी भी शेप एंड साइज़ हैं बेस ऑफ द क्लिफ के अगेंस्ट वो ऐसे करने की कोशिश करने लग जाती हैं। अब अगर आप ध्यान से सोचो, कोरोजन का मतलब अगर आप ध्यान से सोचो तो इसमें क्या है, ये जियोमॉर्फोलॉजिकल टर्म है, यानी इसमें मैकेनिकल इरोजन होगा, यानी जो मटेरियल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द अर्थ सरफेस, विंड, वाटर, ग्लेशियर, वेव्स और ग्रेविटी की वजह से जाएंगे। अच्छा, इसी प्रोसेस में ना रॉक और सॉइल जो है, मिट्टी विट्टी जो होते हैं, मटेरियल जो होते हैं वो रिमूव होने लग जाते हैं वेव्स की वजह से ही। समझ रहे हो आप कोरोजन में क्या होता है? कह रहे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कोरोजन समझना है तो आप ना स्ट्रीम्स की तरफ देखो, आप ना शोर्स की तरफ देखो। वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रीम्स के अगर आप देखोगे तो जो वहाँ बेड एंड बैंक्स बनते हैं वहाँ पे वो सेडिमेंट का लोड जो होता है वो हटता चला जाता है। तो कोरोजन का मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो मैकेनिकल इरोजन है, यानी कहीं ना कहीं अब्रेशन हुआ है। समझते हो? तो इसी को हम अगर सिंपल टर्म में कहें तो यानी कि अर्थ के सरफेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल रनिंग वाटर के थ्रू, वेव्स के थ्रू, तो उसको हम कोरेजन कहते हैं। कह रहा है ऑन कमिंग जो करंट और टाइड्स होते हैं ना, इस काम को पूरी तरह से कोरेजन को करवाते हैं कि जितना भी इरोडेड मटेरियल है वो सी से होते होते उसको लेके जाते हैं। अब इसी में एक टर्म आता है एट्रीशन का, कि एट्रीशन भी यहाँ पर ये कह रहा है कि एट्रीशन भी देखने को आपको मिलेगा, यानी कॉन्स्टेंटली जो वेव्स हैं ना वो बीच मटेरियल जैसे बोल्डर है, पिबल्स है, शिंगल है, फाइन सैंड है, इसको लेते हुए और एक दूसरे को काटते हुए ही जा रही होती हैं। फिर ग्राइंडिंग करना, पॉलिशिंग करना ऐसे फ्रेगमेंटल मटेरियल्स का क्लिफ फेसेस के अगेंस्ट, तो उसमें एट्रिशन हो रहा होता है। यानी कि ऐसा टाइप ऑफ इरोजन जो कि ना जब आपके ये जितने भी कंकड़ पत्थर, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, जब ये पानी के थ्रू, विंड के थ्रू जब ये कोलाइड करती हैं तो ये ऐसा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो उसी को हम ना एट्रिशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा, मटेरियल जैसे रॉक और स्टोन है, वेव्स के हिट होने की वजह से वो पूरा वियर एंड डाउन करके उसको जाएंगे। जैसे सी क्लिफ है, मान लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सी इरोजन का, अगर आप सी क्लिफ की तरफ देखते हो तो उसमें भी ऐसा ही होता है। अच्छा, और तीसरा कारण क्या है जैसे कि आपका कोस्टल लैंडस्केप्स तैयार होते हैं, तो वो है हमारा हाइड्रोलिक एक्शन होता है। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड सर्च देखते हो, यानी कि जो वेव्स हैं स्प्लैश कर रही हैं अगेंस्ट आपके कोस्ट के, तो वो जॉइंट्स एंड आपके सर्विसेज ऑफ द रॉक के अगेंस्ट जाएंगी। अब जो एयर है जो इम्प्रिजन की गई है पानी के अंदर अंदर, जब वेव्स रिट्रीट होंगी, वो कॉम्प्रेस्ड एयर जो है वो आपका एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है एक्सप्लोजिव वायलेंस की वजह से। और ऐसा एक्शन जब बार बार देखने को मिलता है तो हमें लगता है ये हाइड्रोलॉनिक एक्शन हो रहा है। तो यानी कि अगर आप ध्यान से समझो इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक जोग्राफिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ना जो फ्लोइंग वाटर है उसमें, या ब्रेकिंग जो वेव्स हैं, वो आपके अर्थ मटेरियल में फिजिकल बैदरिंग करती हैं, जिसकी वजह से जो पहाड़ी हैं, जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वो इरोड होती हैं शोर लाइंस के, जो आपके रिवर स्ट्रीम्स के आसपास की होती हैं। यानी हाइड्रोलिक एक्शन में हो क्या रहा है, वाटर का प्रेशर है, वाटर प्रेशर होता है, एयर का कंप्रेशर होता है, एयर का यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलॉनिक एक्शन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, जब भी पानी हमारा, हवा एंटर होती है ना, क्रैक करने की कोशिश करती है रॉक को, तो उसको हम हाइड्रोलॉनिक एक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्वेंट एक्शन, यानी जो लाइमस्टोन कोस्ट है
उसमें जो सॉल्वेंट एक्शन ऑफ सी वाटर है कैल्शियम कार्बोनेट में, वहाँ पे बेसिकली वो केमिकल चेंज वगैरह करने की कोशिश करता है, केमिकल चेंज वगैरह करता है ना। तो उसको भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ की वजह से भी हमारे को देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे रॉक्स जो हैं वो टाइड्स करंट की वजह से धीरे धीरे क्या हो रही हैं, इरोड होती चली जा रही हैं। तो इनकी वजह से देखो, हमने पढ़ा ग्लेशिएशन पढ़ा, अर्थ मूवमेंट पढ़ा, हमने देखा ना यहाँ पे ऐसे कई सारे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से टाइड एंड करंट, ऐसे कई ह्यूमन इंटरफेरेंस भी आती है जिसकी वजह से रॉक्स इरोड होती हैं और उससे नए नए आपको नए रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कोस्टल इरोजन, जो कोस्टल फीचर ऑफ इरोजन से होता क्या क्या है, उससे क्या होगा देखो, है ना। क्योंकि देखो ये तो फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से हमने देखा कि कोस्टल इरोजन हो रहा है, चाहे हमने हेरोनिक एक्शन पढ़ा, अट्रिशन कोरोजन पढ़ा, ये सब हो रहा है। अब हमें ये देखना है बेसिकली कोस्टल फीचर्स ऑफ इरोजन में केव्स एंड बेस के बारे में अब हम देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एक्सपोज्ड कोस्ट होते हैं ना, कॉन्टिनेंटल जिसमें एक्शन हो रहा है वेव्स का, रॉक्स में बहुत सारा रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है ना, कोस्टलाइन टू बी इरोडेड इरेगुलरली, बहुत ज़्यादा क्या हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। दिस इज़ पर्टिकुलरली प्रोनाउंस व्हेन हार्ड रॉक्स, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, ऑल्टरनेट बैंड सॉफ्टर रॉक्स के साथ। ध्यान सुनना, फिर से एक बार सुनो, केव्स एंड जो आपके बेस हैं ये कैसे क्रिएट होते हैं। देखो जो केप होती है ना, केप समझो क्या होती है, केप ना लैंड का वो पॉइंट है जहाँ से ना पानी एक्सटेंड होना शुरू हुआ है, ठीक है। बे वो पॉइंट होता है जहाँ पानी ना 3 जगहों से सराउंडेड है। बात समझ आई। अब जो केप्स है ना ये स्टीप होती हैं, रॉकी क्लिफ्स होंगी, यहाँ पे बेस जो है इसमें तीनों साइड में पानी 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 होगा। केप जो होती है वो ओशन करंट से बनती है, बे जो होते हैं वो रॉक जब इरोड हो जाती है ना उससे बनती है, यानी कि समझ रहे हो बात को मेरी। तो बेस और जो आपके हेडलैंड्स हैं ये आपके सेम कोस्टल लाइन पर भी देखने को मिलेंगी। तो बेस वो एरिया वाटर है जहाँ पे लैंड स्लोप्स इनवर्ड जाके चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रोनाउंस किया जो हार्ड रॉक्स, एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, ये ऑल्टरनेट बैंड से क्रिएट होती हैं। जैसे सैंड और क्ले बहुत सॉफ्ट रॉक हैं, सॉफ्ट रॉक जो होती है वो बहुत जल्दी उसकी जो रॉक होगी वो वॉन हो जाएगी, रोड हो जाएगी, यानी कि उससे इनलेंट कर्व्स और बेस बन जाती हैं। हार्ड रॉक इसके साथ थोड़ा हेडलैंड, ये सब थोड़ा सा हेडलैंड प्रॉमिशनरी इस तरह की चीज़ें बना रही होती हैं। तो इसके भी आपको जगह जगह पर वेरिएशन मिलेंगे, इरेगुलरिटी मिलेगी। कह रहा इसी कारण से ये इतना इरेगुलर होता है, हमारा जो कोस्टल जोन होता है वहाँ पे जो डिफरेंशियल इरोजन के होते हैं वो इस तरह से चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो उसके बाद कह रहा है कि और इरोजन से क्या फॉर्म होता है, कह रहा और इरोजन से फॉर्म होगा क्लिफ्स, क्लिफ्स बनेगा, वेव कट प्लेटफॉर्म बनेंगे। कह रहा है ये भी इनसे ही तैयार होता है। कह रहा कैसे तैयार होता है, कह रहा है जो क्लिफ्स है ना वो आपके बेसिकली स्टीप रॉक फेसेस हैं जो इरोजन से बने, यानी जो एडजॉइनिंग कोस्ट वहाँ पर बन रहा है वो क्लिफ है। यानी जितना रेट ऑफ रिसेशन होगा वो डिपेंड करता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे, स्ट्रेटिफिकेशन पर, है ना, इन सब पे डिपेंड करता है। यानी क्लीफ जो है वो बेसिकली स्टीप रॉक है जो इरोड और वेदरिंग की वजह से हुई है, जबकि वेव कट प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, ये फ्लैट हैं, जेंटली स्लोपिंग रॉक सरफेसेस हैं, ये उससे वेव एक्शन की वजह से ये बनता है। क्लिफ एंड वेव कट जो प्लेटफॉर्म होते हैं इसमें क्या होता है, ये तब फॉर्म होंगे जब वेव्स इरोड करती हैं ना क्लिफ को और एक फ्लैट प्लेटफॉर्म को छोड़ के चली जाती हैं, तो वहीं पर ये शुरू हो जाता है। यानी जब सी अटैक कर रहा है बेस ऑफ द क्लिफ को तो एक हाई और लो वाटर मार्क छोड़ के जाता है, तो उसी से हमारा क्लिफ एंड वेव कट प्लेटफॉर्म जो होता है वो तैयार होने लग जाता है, ठीक है। जैसे देखो आप ये क्लिफ बना यहाँ पर ऐसे, क्लिफ बैड डिपिंग सीवर्ड है, ये सिपिंग ये लैंडवर्ड की तरफ है, फिर ऐसे ही ना हमारे ये तैयार होते हैं बेसिकली। तो यानी कि ये देखो आप, ये सारे के सारे जो जोन्स हैं बेसिकली कैसे कैसे वेव अटैक कर रही है, वेव अटैक करने से किस तरह से ये नए नए क्रिएट हो रहे हैं प्लेटफॉर्म। तो जब क्लिफ रिसीड करेगी लैंडवर्ड की तरफ और जो पाउंडिंग करे तो इरोड मटेरियल्स को उसको वेव कट प्लेटफॉर्म कह देते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो जो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको क्या समझाया कि जब जब वेव्स की वजह से क्लिफ इरोड होगी तो वो एक फ्लैट सा प्लेटफॉर्म छोड़ के जाती है और वो जेंटली स्लोपिंग सरफेस होता है फाउंड एट द फुट ऑफ द क्लिफ। तो वेव कट प्लेटफॉर्म जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, जब सी अटैक करता है द बेस ऑफ द क्लिफ को, तब ऐसा करने पे दिखता है कि हाँ भाई ये एक ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है।
अच्छा, इसके बाद आपका आता है केव, आर्च और स्टैक एंड स्टम्प होता है। यानी प्रोलॉन्ग जो वेव अटैक हो रहा है बेस ऑफ द क्लिफ पे, ये एक्सकवेट कर देता है, होल्ड कर देता है रीजन में, लोकल वीकनेसेस पैदा कर देता है, ऐसे वो केव्स कहते हैं। फ्लैम्बोर हेड था इंग्लैंड का, वहाँ पर होता था। तो जब भी दो केव्स ना किसी एक अनदर को अप्रोच करती हैं तो क्या होता है, तब ये जाके जब ये जाके हेडलैंड उसमें यूनाइट करेंगी तब जाके ये बनाते हैं। तो यानी जो ये कार्व है या केव है, आर्च है, स्टैक है, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे तैयार हुई, यानी कि सारे फीचर भी इरोजनल फीचर्स हैं। ये कॉमनली आपको हेडलैंड क्लोज और हेडलैंड हाई एरिया में मिलेंगे जहाँ से सी एक्सटैंड हो रहा है। यानी क्रैक अगर फॉर्म हो रहा है तो वो हेडलैंड में होगा। कैसे होगा? हाइड्रोलिक एक्शन और एब्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो सी आर्चेस, सी स्टेक्स, सी केव्स बेसिकली कैसे बनती हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म की वजह से ये बनती हैं। और इसमें बेसिक कारण क्या होता है? सी वेव्स होती हैं जिसकी वजह से ये बनता है। समझ गए? तो सी केव्स कैसे बना? जब बहुत रॉक्स ने हॉलो कर दिया और सी वेव्स का वहाँ एक्शन चला तो सी केव बन गई। सी आर्च कैसे बनी? सी केव ही थी, जब उसकी दोनों साइड ओपन हो गई तो सी आर्च बन गई। सी स्टेक्स कैसे बनती है? जब वॉल लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तब सी स्टेक बनती हैं। ठीक है, तो उसी को मतलब सी वेव्स के कारण ही ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। अब हमारा होता है जियोज एंड ग्लोब्स कैसे बनते हैं। देखो ये सारे के सारे ना इरोजनल फीचर्स हैं, ध्यान रखना आप। जियोज कैसे बनते हैं, ग्लोब्स कैसे बनते हैं। अब ये दोनों ही ना जियोलॉजिकल फीचर्स हैं। देखो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, कोस्ट लाइन के फीचर्स हैं ये। और आपको ज़्यादातर शेटलैंड और आपके ऑनके करके ना एक आइलैंड है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको ये। तो कैसे होते हैं ये, बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो जो ना सी इनलेट है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वेव इरोजन बहुत ज़्यादा हुई, फॉल्ट बहुत सारे बने। वहीं पे बेडिंग प्लेन्स पे क्या ज़्यादातर होने लगा, आपके रॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट होने शुरू हो गए। तो कह रहा वहाँ पे बने। ग्लूप्स कैसे बनते हैं? तो जब वेव्स ब्रेक करती हैं ना केव को, पानी के फोर्स की वजह से, हवा के स्पेस की वजह से, और एक गड्ढा करने लग जाती हैं, तो ऐसे शाफ्ट मान लो आपने डाला तो उसको ग्लूप कहते हैं। यानी एक नॉइस मेड बाय द वाटर गर्गलिंग इनसाइड, उसी को कहते हैं हम कि ग्लूप बन गया है। जैसे देखो आप यहाँ पर, दिस इज़ व्हाट द ग्लूप हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है ना। तो ऐसे ये ग्लूप यहाँ पर तैयार होता है। ज़्यादातर आपको स्कॉटलैंड के आसपास देखो ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जियोज में मैंने आपको क्या बताया था, जियोज के लिए साफ बात है, ये सी इनलैंड से क्रिएटेड है बाय वेव इरोजन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ये क्रिएट हुआ। अब उसके बाद है कोस्टल फीचर्स ऑफ डिपोजिशन। देखो मैंने आपको क्या बताया, कुछ फीचर्स होते हैं इरोजनल एक्टिविटीज से बनते हैं। अब जो ये बीचेस बनेंगी, स्पिट्स एंड बार्स बनेंगे, ये कोस्टल फीचर के ये डिपोजिशन की वजह से बनेंगे। यानी कि कोई चीज़ डिपॉजिट होगी, उसकी वजह से कोस्टल फीचर एक तैयार होगा। अब देखो बीचेस कैसे बनती हैं। देखो जो सैंड है, ग्रेवल है, जब ये लैंड पे एकदम लूज सी हो जाती है ना, और जैसे वेव इन्हें मूव कराएगी तो एक जगह पे डिपॉजिट हो जाएंगी, वहीं बीच बन जाएगा, वहीं बीचेस तैयार हो जाएंगे। और यानी कि जो इरोडेड मटेरियल है होते होते डिस्टिंक्ट वे में आता चला गया वेव्स के द्वारा। देखो ऐसे ये वेव्स के थ्रू आता रहता है और ऐसे वेव इनको लेकर आती है, और ऐसे सारे फाइनल मटेरियल से कांस्टेंट जो एक्शन इसका चलता है उसी वजह से ये आपके तैयार हो जाता है। कह रहा है ऐसे ही स्पिट्स एंड बार्स भी होते हैं। स्पिट्स एंड बार्स भी कैसा कॉन्सेप्ट है, स्पिट्स एंड बार जो है वो भी जो डेब्रिस है, जो इरोड होती गई, उसके बाद लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट से जब वो निकली तो यहाँ पर भी इसने क्या करा, इसने सैंड और सेडिमेंट को एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके, ऐसे मटेरियल्स को इकट्ठा करके ये बनाना इसने शुरू कर दिया। जैसे देखो यहाँ पर हुआ, स्पिट कैसे तैयार हुआ, वेव्स ने ही यहाँ पर काम किया। तो स्पिट में क्या होता है, बहुत लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड जो होता है वो शोर के एक्सटेंड कर जाएगा, और फिर ये कर्व करके, देखो कैसे कर्व कर दिया इसने यहाँ पर। तो जैसे ही ये कर्व शुरू हुआ, समझ जाओ वहीं से स्पिट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और बार्स कैसे बनते हैं, जब स्पिट ग्रो होते होते एक लागून का फॉर्म जब तक ना ले लें उससे पहले जो है ये आपका बार्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये डेवलपमेंट इनकी देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं मरीन ड्यून्स एंड ड्यून बेल्ट्स की तरफ चलते हैं। देखो जैसे जैसे ऑनशोर विंड का फोर्स लगता है ना, कोस्टल सैंड का बहुत सारा जो अमाउंट है वो एक एक्सटेंसिव मरीन ड्यून्स स्ट्रेच इसका बढ़ता चला जाता है।
और ये जो ड्यून्स हैं, जो आपके सारे ड्यून्स जो आपके तैयार होते हैं, ये सारे के सारे ये भी किस एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे हैं? ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी डिपोजिशन की वजह से ही है। तो जो मरीन ड्यून्स हैं, इसमें ना ऑन शोर विंड्स का फोर्स लगता है, तभी जो कोस्टल सैंड है ना, वो बहुत सारे ड्यून्स बनाने शुरू कर देती है। और जब ये एडवांस होती चली जाती है तो पूरे इंटायर विलेज में दिखने लग जाती है, समझ लो ड्यून बेल्ट तैयार हो गई है। बात समझ रहे हो? तो ऐसे यहाँ पर ये लैंडफॉर्म जो होते हैं ये आपके तैयार होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि ना कोस्ट के भी टाइप होते हैं। कोस्ट के भी क्या होते हैं? टाइप होते हैं। जैसे पहला जो कोस्ट का टाइप है वो है आपका कोस्ट लाइन सबमर्जेंस। क्या है? कोस्ट लाइन सबमर्जेंस। तो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कैसे बनता है? यानी इसको हम ड्राउंड कोस्ट लाइन भी कहते हैं। यानी जब कोस्ट स्ट्रेच करता है और फ्लड हो जाता है बाय द सी, क्योंकि सी लेवल राइज हो गया रिलेटिव टू द लैंड, तब ऐसा देखने को मिलता है। यानी कि जब लैंड सिंक होने लग जाए और सी ऊपर होने लग जाए, तो ऐसे में देखने को मिलता है कि एक सबमर्जेंस वाला सी आपको देखने को तैयार हो रहा है। ऐसे ही आपका कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस होता है। यहाँ पर लैंड अपलिफ्ट कर गया और सी लेवल नीचे गिर जाता है, तब आपको ये क्या मिलता है? बहुत कम कॉमन है ऐसा। कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस ही आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस की वजह से कौन कौन से कोस्ट तैयार हुए? एक तैयार हुआ आपका रिया कोस्ट। आइस एज में ग्रेट डील ऑफ वाटर को ना लॉक कर दिया था आइस के अंदर, तो वो क्लाइमेट वार्म हुआ, सारा आइस का पानी मेल्ट हो गया और इतना इंटेंसिटी पानी की बढ़ गई ओशन में कि पूरा राइज कर गया सी लेवल। देखो ऐसे राइज करके कैसे इन्होंने क्रिएट कर लिया था। तो ऐसे रिया कोस्ट जो टिपिकल आपको अटलांटिक ओशन के, अटलांटिक टाइप ऑफ कोस्ट के अंदर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे यहाँ पर हाईलैंड वगैरह सब जगह पर इतना ज़्यादा राइज देखने को मिल गया था। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आता है फियोर्ड कोस्ट कैसे होता है। अब हम चलते हैं फियोर्ड कोस्ट की तरफ, अपना देखने को लगते हैं कि फियोर्ड कोस्ट कैसा होता है। देखो फियोर्ड जो कोस्ट है ना, ये ना लॉन्ग और डीप इनलैंड ऑफ वाटर है, स्टीप साइड है, स्ट्रेट ट्रेंड्स हैं यहाँ पर आपको मिलेगा। और ना ये सबमर्ज हो जाता है जब ग्लेशियल ट्रफ्स वगैरह, यार ये है ना, जब ट्रफ हो जाता है, हाई रीफ सीवियर ग्लेशिएशन जब शुरू हो जाता है, तब जाके आपको देखने को मिलता है। मतलब ग्रेटर इंटेंसिटी यहाँ पर आइस इरोजन की हुई थी, उसी वजह से यहाँ पर ये तैयार होना शुरू हो जाता है। तो याद रखना जो फियोर्ड कोस्ट होते हैं ये बहुत लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर होते हैं और ये यू शेप्ड वैली होती हैं, ये भी ध्यान रखना। यू शेप वैली आपको दिखेंगे, इसीलिए जो रिया कोस्ट होता है ना वो सबमर्जेंस से बना है, जबकि फियोर्ड कोस्ट जो होता है वो फॉर्म ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ ग्लेशिएटेड वैली के वजह से ऐसा यहाँ पर फियोर्ड देखने को मिलता है। इसमें इंटायरली कन्फाइंड हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट के नॉर्वे वगैरह, अलास्का वगैरह वाले प्लेस यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे ही डैल्मेशियन कोस्ट होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट है, यहाँ पर माउंटेन्स आपके पैरेलली कोस्ट के रन करते हैं। यहाँ पर भी सबमर्जेंस हुआ था कोस्ट लाइन का, जो कि बहुत एक नैरो इनलेट तरह का चेन तैयार कर रहा था, जैसे कि देखो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कोस्ट आपको पैसिफिक कोस्ट में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये कम्युनिकेशंस को बहुत दिक्कत करता है, डीप शेल्टर्ड हार्बर्स यहाँ पर कोई डिस्टिंग्विश पोर्ट नहीं होता है। तो सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जैसे आपको सैन फ्रांसिस्को में इस तरह के पोर्ट देखने को मिलेंगे। फिर ऐसे ही एक एस्चुरी कोस्ट होता है जो सबमर्ज्ड हो चुका है, लोलैंड नहीं होते जो माउथ ऑफ रिवर जहाँ पर एकदम ड्राउंड और फनल शेप का एस्चुरी फॉर्म कर रही है। तो जब भी एंट्रेंस इनके सिल्टेड नहीं होंगे, सिल्ट नहीं होगा, सैंड बैंक नहीं होगा, तो यानी कि एक एक्सेलेंट साइट बन जाती है पोर्ट्स के लिए। तो जो एस्चुरी आपको थेम्स की, एल्बे की, प्लेट्स की मिलेगी, बहुत अच्छी है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है कि कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट, यानी जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट अपलिफ्ट हो जाता है और एक स्मूथ जेंटली स्लोप लोलैंड बना देता है, लागून, सॉल्ट मार्शेस, मड फ्लड्स वगैरह बना देता है, तब आपको ये देखने को मिलता है। यानी जब इमर्जेंट डिपॉजिट्स कॉन्टिनेंटल शेल्स के सैंडी हो जाते हैं, ग्रेवल बीचेस वगैरह का फॉर्म्स हो जाती हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्म जब देखने को मिलता है, जैसे यूएसए में है, फिनलैंड वगैरह में है, तो वहाँ पर आपको इस तरह का पोर्ट जो है वो नज़र आता है। तो हमने देखा, देखो कोस्ट लाइन के डिपॉजिट्स और इरोजनल एक्टिविटी से भी कैसे, ऐसे ही इमर्जेंट अपलैंड कोस्ट है, यहाँ पर अर्थ मूवमेंट होगा, फॉल्टिंग होनी शुरू हो जाएगी कोस्टल प्लेट्यूज में और ये रीजन को राइज करना शुरू कर देती है। तो यहीं पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा रेज्ड बीच का। ठीक है, यहाँ पर आर्चेस बनेगी, स्टेक्स बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा डेक्कन, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ डेक्कन इंडिया में इस तरह के आपको कोस्ट देखने को मिलते हैं।
तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर दिस कोस्टल लाइन वाला चैप्टर, जिसमें हम कोस्टल हमने पढ़ा, पूरा कोस्टल को हमने रिवाइज करा, कोस्टल लैंडफॉर्म्स को हमने रिवाइज किया कि कैसे मरीन इरोजन होता है, कैसे वेव्स टाइड्स का एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, कैसे इरोजन की वजह से लैंडफॉर्म तैयार हो रहे हैं, कैसे डिपोजिशन की वजह से तैयार हो रहे हैं, टाइप ऑफ कोस्ट को हमने देखा। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर द लॉन्ग